हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 11th क्लास की फिज़िक्स सुनते ही आधे स्टूडेंट्स का तो टेंशन हो जाती होगी, सबसे टफ सब्जेक्ट। पता नहीं क्यों आप लोगों को इतना टफ लगता है, इतना टफ है नहीं। अब कुछ स्टूडेंट्स मन ही मन कह रहे होंगे खुद तो टीचर है, खुद को कैसे टफ लगेगा। तो डेफिनेटली आज और कुछ और जो बेसिक वीडियोस आने वाली हैं 11th क्लास की, उन्हें जब आप देख लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, आपको भी ये टफ सब्जेक्ट बहुत इजी लगने लगेगा। और इतना टफ है ही नहीं है, आपको इसलिए लगता है क्योंकि 10th क्लास तक जो आपने फिजिक्स पढ़ी है वो डिटेल नहीं पढ़ी, ब्रीफली आपको पढ़ाई गई है। एक्चुअली हमारे जो क्लासेस का जो सिलेबस रखा गया है, जो हमारी गवर्नमेंट है उसकी तरफ से, या जो हमारा सीबीएसई बोर्ड है उसकी तरफ से, वो रखा इस तरीके से गया है कि आपको ब्रीफली बताया गया है, डिटेल नहीं बताया गया। अब जब तक कोई बच्चा ABCD नहीं सीखेगा, वर्ड्स कैसे बनेंगे। तो आपके साथ भी वही प्रॉब्लम है, इसलिए आपको टफ लगता है। अब आप एक बार बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे फिजिक्स को, बेसिक से, तो आपको बिल्कुल नॉर्मली वैसे ही फ्लो में चलेगी जैसे आपके और सब्जेक्ट्स चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो ये है दैट व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स है क्या चीज। अब देखिए फिजिक्स जो है वो कहां से आया है। ग्रीक लैंग्वेज है, उसके अंदर एक वर्ड है फ्यूजेस। इस फ्यूजेस वर्ड से ही डिराइव हुआ है हमारा फिजिक्स। अब फ्यूजेस का मीनिंग क्या होता है, तो फ्यूजेस का मीनिंग होता है नेचर, बिल्कुल वही नेचर जो हमारे आसपास जो भी कुछ है, दैट इज नेचर। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिजिक्स वो सब्जेक्ट है या साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं हमारे नेचर की। अब नेचर में सब कुछ आता है, हवा चल रही है, आपके बर्ड्स उड़ते हैं, आपका जो मून है या जो अर्थ है रिवॉल्व होते हैं, रोटेट होते हैं, समुद्रों के अंदर पानी की लहरें आती हैं, हमारे सैटेलाइट्स हम किस तरीके से लॉन्च कर रहे हैं, वो घूमते हैं लगातार, जो हमारे ट्री हैं उनकी जो ग्रोथिंग होती है वो ऊपर ही क्यों होती है। ये जो सारी चीज़ें हैं ये टोटली हमारी फिजिक्स है, यानी इनके बारे में अगर हम स्टडी करेंगे तो वो सब्जेक्ट हमारा फिजिक्स है। तो फिजिक्स सिंपली आप ये कह सकते हो, इट इज ए लॉ और कॉन्सेप्ट which explain the study of the nature in the world। पूरे वर्ल्ड के अंदर जितनी भी आपका नेचर है, नेचर से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, उन सब के कॉन्सेप्ट क्या है, उनके पीछे रीजन क्या है, किस लॉ के कारण वो हो रहा है, वो सब हमारा फिजिक्स हमें बताता है। तो सिंपली आप कह सकते हो स्टडी ऑफ नेचर इज फिजिक्स। तो ये तो हमारा फिजिक्स है क्या चीज, दैट इज। अब इसकी अगर हम और आगे बात करते हैं तो फिजिक्स का जो प्रिंसिपल है, दो प्रिंसिपल है फिजिक्स के, यानी जिनके ऊपर फिजिक्स वर्क करता है, जिनके अकॉर्डिंग फिजिक्स वर्क करता है, तो वो है हमारे, देखिए क्या है वो हमारे। फर्स्ट है यूनिफिकेशन एंड सेकेंड इज रिडक्शनिज्म। प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, आप इन्हें प्रिंसिपल कहेंगे ये, यानी जिनकी बेसिस पे हमारा फिजिक्स काम करता है। फर्स्ट है यूनिफिकेशन एंड सेकंड इज रिडक्शनिज्म। तो देखिए यूनिफिकेशन क्या होता है, जिस वर्ड से बना है दैट इज यूनिक। यूनिवर्ड जो है वो यूनिक से आया है। अब यूनिक का मतलब क्या होता है, एक सिंगल पीस, सिंगल यानी कि सेम चीज, सिंगल रहे, कोई भी चीज सेम रहे। तो इसका मतलब ये है कि ये जब भी किसी चीज को फिजिक्स डिफाइन करेगी तो उसकी कोशिश ये होती है कि कई सारे फिनोमिनास को एक सिंगल कॉन्सेप्ट या लॉ से डिफाइन करे।
कई सारे फिनोमिना को हम डिफाइन करें, लेकिन उनके पीछे जो कॉन्सेप्ट लग रहा है या उसका जो लॉ है वो एक हो। जैसे हम समझते हैं एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए रिवॉल्यूशन ऑफ मून और फॉलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। जो हमारा मून रिवॉल्व होता है लगातार और जो कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे ही गिरता है, ये जो दो हमारे फिनोमिना है ये हमारे किस लॉ पे होते हैं? ग्रेविटेशन लॉ। दोनों के पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो है ग्रेविटेशन लॉ। दो फिनोमिना, और भी कई फिनोमिना है जो ग्रेविटेशन लॉ के कारण ही वर्क करते हैं। दूसरा समझते हैं हम, और क्या हो सकता है देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो आप 9th क्लास में पढ़कर आए कि एनर्जी कंजर्व रहती है। अब देखिए इस लॉ पे क्या क्या हमारे काम करते हैं। एक तो आपका काम करता है इसमें ट्रांसफर ऑफ हीट, इसके पीछे का जो आपका कॉन्सेप्ट है वो है आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखिए दूसरा क्या है? मैग्नेटिज्म। थर्ड है बर्नौलीज थ्योरम। ये ट्रांसफर ऑफ हीट आप पढ़ चुके हो, मैग्नेटिज्म भी थोड़ा सा आप 10th के अंदर पढ़कर आए हो और थोड़ा 12th में पढ़ोगे। बर्नौलीज थ्योरम अभी आप 11th में पढ़ेंगे। तो ये जो तीन हमारे फिनोमिना है, इनके पीछे जो रीजन है, इनका जो लॉ है जिनको ये फॉलो करते हैं, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तीसरा देखिए, जैसा एग्जाम्पल फ्रिक्शन। एक लॉ है फ्रिक्शन, एक कॉन्सेप्ट है फ्रिक्शन। इसके बेसिस पे आप क्या कहोगे कि ये मार्कर आपके बोर्ड पे चल रहा है ड्यू टू फ्रिक्शन। आप वॉक कर पाते हो ड्यू टू फ्रिक्शन। कोई भी बाइक है या कोई भी 4 व्हीलर है वो चल पा रही है रोड पे ड्यू टू फ्रिक्शन। ब्रेक लगते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन। तो इतने सारे कॉन्सेप्ट्स के पीछे रीजन है सिर्फ हमारा एक फ्रिक्शन। तो ये कहता है हमारा यूनिफिकेशन की आपको यूनिक कॉन्सेप्ट रखना है। एक कॉन्सेप्ट हो और कई सारे फिनोमिनाज आपके उसी के बेसिस पे क्लियर हो जाए, तो ये कहता है हमारा यूनिफिकेशन। इसका एक बहुत अच्छी कोशिश करी है हमारे मैक्सवेल फिजिसिस्ट हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छी कोशिश क्या करी है देखिए। मैक्सवेल नाम ही कईयों को पहली बार सुना होगा, और अगर आप कहीं सर्च मारोगे मैक्सवेल के बारे में तो इन्होंने 4 इक्वेशंस दी थी, और वो इक्वेशंस 12th भी क्लियर कर लोगे शायद तब तक भी आपको याद नहीं होंगी, वो इतनी थोड़ी देखने में आपको बहुत टफ लगती है वो। इन्होंने सिर्फ 4 इक्वेशंस दी हैं, और उन 4 इक्वेशंस में देखिए इन्होंने क्या क्या एक्सप्लेन कर दिया। इन्होंने पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक, पूरी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, पूरा मैग्नेटिज्म और कंप्लीट ईएम वेव्स, या जिन्हें आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हो। देखिए ये पूरी की पूरी आपकी ब्रांचेस हैं, पूरी की पूरी ब्रांचेस को इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, और लास्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। इन चारों चीजों को इन्होंने एक सिंपल से 4 इक्वेशंस हैं, उनसे इन्होंने 4 पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए। तो ये क्या है? यूनिफिकेशन है। एक लो, एक कॉन्सेप्ट और कई सारी चीजें या कई सारे फिनोमिनास का उससे क्लियरेंस हो जाना, तो वो होता है हमारा यूनिफिकेशन। अब है हमारा रिडक्शनिज्म। ये भी देखिए अपने आप को सेल्फ डिफाइन करता है। ये वर्ड है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है किसी चीज को कम करना, रिड्यूस करना। तो देखो रिड्यूस क्या करना है हमें, हमारे पास मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है बहुत टफ है, बहुत ही ऐसी फॉर्म के अंदर है जिसे ब्रेक डाउन करना मुश्किल है, या ये कहें उसी फॉर्म में समझ पाना मुश्किल है। तो कॉम्प्लेक्स कोई आपके पास प्रॉब्लम है, या कोई न्यूमेरिकली समझ लो, कोई क्वेश्चन दिया आपको बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में था, तो आप उसे क्या करिए, ब्रेक डाउन करिए सिंपलर पार्ट्स में। छोटे छोटे कई सारे उसके पार्ट्स कर लीजिए, उन सबका सॉल्यूशन कर लीजिए। अब जब छोटे छोटे टुकड़ों का सॉल्यूशन हो गया तो ऑब्वियसली आपकी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया। तो ये कहता है रिडक्शनिज्म, रिड्यूस कर दीजिए, उसके साइज को छोटा कर दीजिए, कम कर दीजिए, देन उसके बाद उसका सिंप्लीफिकेशन आप करिए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपको एक क्वेश्चन दिया गया, एक गर्ल है
और जो स्केट होते हैं स्केटिंग करने के लिए, उन पे वो एकदम से जंप करती है। जंप करने के बाद उसके साथ मोशन करने लगती है, मोशन करने के बाद कुछ डिस्टेंस कवर करती है, डिस्टेंस कवर करने के बाद किसी वॉल से स्ट्राइक होती है, टकराती है, देन वो रुक जाती है। इतनी लंबी प्रोसेसिंग आपको बोली गई। अब इतनी सारी चीज़ों को एक साथ आपके लिए सॉल्व करना मुश्किल है, तो आप क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप क्या लेंगे, गर्ल की जो मोशन थी वो 0 थी क्योंकि वो रुकी हुई थी। फिर आप आगे करोगे कि उस जो स्केट था जिसके साथ उसने मोशन करनी स्टार्ट करी, उसकी स्पीड क्या थी वो निकालेंगे आप। फिर उस स्पीड से आप क्या करेंगे, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी वो निकालेंगे आप। फिर उसके बाद लास्ट में आप देखेंगे कि वॉल से टकरा के उसकी जो वेलोसिटी थी वो 0 हो गई। तो ये छोटी छोटी चीजों को सॉल्व करते हुए फाइनली आप पूरा सॉल्यूशन करेंगे। मोशन इक्वेशन 2-3 बार लगेंगी उसमें। तो एक सॉल्यूशन अगर हम करेंगे तो बहुत मुश्किल है वो। तो ये कहता है फिजिक्स का दूसरा जो प्रिंसिपल है कि रिडक्शनिज्म करिए, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के देन उसे आप सिंप्लीफाई करिए। तो ये हमारे 2 फिजिक्स के प्रिंसिपल है। थर्ड आता है हमारा जो टॉपिक है थर्ड, क्लासिफिकेशन। अब देखिए क्लासिफिकेशन क्या कहता है। क्लासिफिकेशन का मतलब सबको पता है कि उसको आगे डिवाइड कर देना छोटे छोटे ब्रांचेस में, छोटे छोटे टुकड़ों में। तो देखिए जो हमारी फिजिक्स है उसका भी क्लासिफिकेशन हुआ है। हालांकि ब्रांचेस बहुत सारी है फिजिक्स में, लेकिन मेनली इसको क्लासिफाई किया गया है 2 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट क्या है आपका, माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स, एंड सेकंड इज मैक्रोस्कोपिक। ज्यादातर को इन वर्ड से ही समझ में आ गया हो गया। माइक्रो मतलब जिसका साइज बहुत छोटा हो, मैक्रो साइज बड़ा हो, बिल्कुल करेक्ट। तो वो फिजिक्स जिसके अंदर हम लार्ज साइज के ऑब्जेक्ट्स, स्टडी ऑफ लार्ज साइज ऑब्जेक्ट, जब हम बहुत बड़े साइज के ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं उस ब्रांच को या फिजिक्स के उस पार्ट को हम बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स। अब वो बड़े साइज के ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, जैसे हमारा मून है, हमारा सन है, या हमारे जितने भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स हैं अंतरिक्ष के या जो यूनिवर्स है उसमें जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं उससे रिलेटेड, वो काफी बड़े साइज के होते हैं। तो उनकी स्टडी की जाती है मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स। इसको एक और नाम दिया गया, मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स बहुत पहले हो गई थी, बहुत पहले मतलब बिफोर 19th सेंचुरी, तभी इनके बारे में स्टडी कर ली गई थी। तो क्योंकि पहले स्टडी हो गई थी तो इसको हम क्या बोलते हैं, साथ में एक और नाम दिया गया है, इसे क्या नाम दिया गया है, क्लासिकल फिजिक्स। जैसे क्लासिकल म्यूजिक होता है ना, बहुत पुराने स्टाइल का होता है, बिल्कुल ऐसे ही क्लासिकल फिजिक्स भी इसको नाम दिया गया है। क्लियर, क्लासिकल फिजिक्स बोला जाए, मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स बोला जाए, सेम है। इसमें हम लार्ज साइज के पार्टिकल्स की स्टडी करते हैं, जैसे मून है, आपका सन है, आपके स्काई से रिलेटेड या यूनिवर्स ऑब्जेक्ट जितने भी हैं वो है। और इसकी जो इसकी जितनी भी डिस्कवरीज हुई है इस के अंदर, वो सारी आपकी हुई है 19th सेंचुरी से बिफोर। अब हम बातें आते हैं माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स पे। तो देखिए माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स में माइक्रो मतलब स्मॉल साइज, तो ऑब्वियसली इसमें जो स्टडी होती है वो किसकी होती है, स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट की। बहुत छोटे साइज के ऑब्जेक्ट, और कितने छोटे कि माइक्रो का यूज करना पड़े, मतलब माइक्रोस्कोप से देखना पड़े, इतना छोटा कि नॉर्मली हमें आई से दिखाई ना दे, उनकी स्टडी करते हैं तो वो होती है आपकी माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। जैसे एग्जांपल किसकी स्टडी होगी, एटम की, न्यूक्लियस की, आपके इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, इन सब की जो स्टडी होती है वो सारी आपकी माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स होती है। अब देखिए इसके अंदर हमने क्या बोला कि ये बिफोर 19th सेंचुरी हुई थी, तो ये क्या होगी, आफ्टर 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के बाद जितनी भी डिस्कवरी हुई है हमारे फिजिक्स के अंदर वो सारी आती हैं माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स में, 19th सेंचुरी।
जैसे वो क्लासिकल फिजिक्स ये बाद में हुई है, तो ये हो जाएगी आपकी मॉडर्न फिजिक्स। और साथ में इसे एक नाम और दिया गया है क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम के बारे में आप थोड़ा सा 12th में और आगे उसके बाद आप पढ़ लेंगे, तो इसको क्वांटम फिजिक्स भी बोला गया है। क्वांटम का मतलब भी बहुत स्मॉल साइज जो पार्टिकल्स होते हैं उनसे रिलेटेड है, तो इसीलिए इसको क्वांटम फिजिक्स भी बोला गया है। अब ये जो हमारी फिजिक्स है, इसके फादर कौन थे और इस फिजिक्स के फादर कौन थे, यानी उन्होंने जिसने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया, तो हमारी जो माइक्रोस्कोपिक है उसके हैं आपके कौन, एल्बर्ट आइंस्टीन। फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। और जो हमारी क्लासिकल फिजिक्स है, इसके फादर कौन है, इसके फादर हैं आइजैक न्यूटन। क्लियर, ये आपका क्लासिफिकेशन हो गया। अब जो हमारी क्लासिकल फिजिक्स है, इसके अंदर आपके क्या है, 4 ब्रांचेस बनाई गई हैं। तो देखिए ये जो फिजिक्स है इसे आगे 4 ब्रांचेस में क्लासिफाई किया गया। अब देखिए वो ब्रांचेस कौन सी हो सकती है, वो ब्रांचेस आपकी हो सकती है, सबसे फर्स्ट है आपकी इलेक्ट्रो स्टैटिक, सेकंड है आपकी मैकेनिक्स, थर्ड है आपका ऑप्टिक्स एंड फोर्थ इज थर्मोडायनेमिक्स। तो ये 4 इसके आगे ब्रांचेस हैं, जिसमें से आप मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स अभी 11th में पढ़ेंगे, ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक ये दोनों आप पढ़ेंगे 12th क्लास के अंदर। और ये जो पूरी आपकी क्वांटम फिजिक्स है, ये जो आपकी क्वांटम फिजिक्स है जिसका नाम क्वांटम फिजिक्स, माइक्रोस्कोपिक या फिर मॉडर्न फिजिक्स है, ये कंप्लीटली आप स्टडी करेंगे 12th में। बट उसमें भी इसकी ये मान लीजिए आप कि मेन चीजें इतना डिटेल में नहीं है। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन हो गया कंप्लीटली फिजिक्स का। अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो पोज करके नोट कर लीजिए। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब इसके नेक्स्ट टॉपिक कहता है कि जो हमारी फिजिक्स है वो हमारी सोसाइटी से और टेक्नोलॉजी उससे कैसे रिलेट करती है। इसका मतलब रिलेशन बिटवीन फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, क्या रिलेशन है। तो देखिए तीनों एक दूसरे से रिलेट भी करते हैं और एक दूसरे पे डिपेंड भी है। किस तरीके से, रिलेशन बिटवीन फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। देखिए इसको ऐसे समझिएगा, हमारे पहले कंप्यूटर्स होते थे, आपने कभी कंप्यूटर के बारे में पढ़ा हो, बहुत डिटेल में छोटी क्लास में पढ़ाया जाता है। तो जो फर्स्ट कंप्यूटर हुआ था वो एक रूम के साइज के जितना होता था, इतना बड़ा साइज, और उसकी जो अंदर प्रोसेसिंग होती थी सिर्फ कैलकुलेशंस कर पाता था। उसके बाद हमारी सेकंड जनरेशन आई कंप्यूटर्स की। सेकंड जनरेशन में हमने क्या यूज करे, डायोड्स यूज करे। फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज होते थे, वैक्यूम ट्यूब्स यूज होती थी। सेकंड में डायोड्स आए। थर्ड में हमारे सेमीकंडक्टर जो होते हैं उनकी डिस्कवरी हो गई। तो उसमें क्या आ गई, हमारी जो सिलिकॉन चिप होती है जो आजकल आपके मोबाइल्स में हर एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में आपको मिलती है, जैसे आईसीज भी बोला जाता है, तो वो यूज होने लगी। तो ये जो डेवलपमेंट हुआ देखा जाए तो ये हमारा क्या थी, टेक्नोलॉजी थी, कि हम कहते हैं टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई। अब टेक्नोलॉजी डेवलप क्यों हुई, क्योंकि फिजिक्स डेवलप था। टेक्नोलॉजी आई फिजिक्स से, क्योंकि ये सारी चीजें आपके फिजिक्स में पढ़ोगे आप, ये 3 चीजें तो आप पढ़ लोगे 12th के अंदर ही। तो ये सारा फिजिक्स था, फिजिक्स से टेक्नोलॉजी आई, डेवलप हुई, और टेक्नोलॉजी से ये चीजें आई तो हमारी सोसाइटी को बेनिफिट हुआ। तो ये इंटरलिंक हो गए एक दूसरे से।
तो कहीं तो क्या होगा कि फिजिक्स डेवलप हुई, इसलिए टेक्नोलॉजी आई और इसलिए सोसाइटी को बेनिफिट मिला। लेकिन कई जगह क्या होगा कि टेक्नोलॉजी की जरूरत थी, इसलिए फिजिक्स को डेवलप किया गया, देन आपकी सोसाइटी को बेनिफिट मिला। जैसे जैसे कि ये मान लीजिए हमारा मोबाइल है या हमारे जो टीवी नेटवर्किंग होती है, उन सब की ज़रूरत थी, क्योंकि पहले जो हमारे ब्लैक एंड वाइट टीवी होता था, इतने अच्छे सिग्नल्स नहीं आते, तो प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि टेक्नोलॉजी ऐसी कोई लाई जाए जो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो फिजिक्स पे वर्क किया गया, फिजिक्स पे वर्क किया गया तो डिस्कवरी हो गई ईएम वेव्स की। ईएम वेव्स होती हैं आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। टेक्नोलॉजी की जरूरत थी, फिजिक्स पे डिपेंड हुए, फिजिक्स से पे हमने डिस्कवरीज करी, नए नए हमने एक्सपेरिमेंट्स करे, ये नई डिस्कवरी हुई, नई ईएम वेव्स के बारे में हमने स्टडी करी, और उसके बेसिस पे हमने क्या करा, जो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम है, जो हम कहते हैं सैटेलाइट से कनेक्टेड है हमारी, हम कहते हैं कि हमारे टीवी है, मोबाइल्स हैं, इनका जो कॉलिंग होती है, जो कनेक्शन होता है, वो सारा हमारा किस सैटेलाइट से कनेक्ट है। तो वो सैटेलाइट क्या है, वो सारा कम्युनिकेशन सिस्टम होता है और वो डिपेंड होता है सारा हमारा ईएम वेव्स पे। तो हम लोगों को बेनिफिट मिला, लोगों को बेनिफिट मिला, सोसाइटी को बेनिफिट मिला, और किसके कारण मिला, टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी कहाँ से आई, फिजिक्स से। तो ये हमारा डेवलपमेंट है सोसाइटी का, जितना भी वो सारा फिजिक्स और टेक्नोलॉजी के कारण। अब देखिए सोसाइटी के अंदर हर टाइम हमारी जो फिजिक्स है या टेक्नोलॉजी है, उसने बेनिफिट दिया हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वो हम लोगों पे डिपेंड है कि हम उसका बेनिफिट लेते हैं या उससे हम कुछ डैमेज करते हैं। तो सबसे बड़े डैमेज का एक एग्जांपल आपने वर्ल्ड वॉर जो हुआ हमारा, जिसमें कि क्या यूज किया गया था, एटम बम। वो कहाँ से बना था, वो भी हमारी फिजिक्स ने बना के दिया था फायदे के लिए, लेकिन हम लोगों ने उसका यूज करा डैमेज करने के लिए। तो जिस न्यूक्लियर बम को यूज किया गया था, वो हमारा न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और न्यूक्लियर एनर्जी इतनी वास्ट एनर्जी है, इतने हाई लेवल की एनर्जी है कि उसे आप यूज अगर करें तो लाखों साल तक वो एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होती रहती है। तो हम पे डिपेंड है उस एनर्जी का यूज इलेक्ट्रिसिटी बना के जितने गांवों में बिजली नहीं है वहां पहुंचाएं, या फिर उसका यूज करें हम किसी को डिस्ट्रॉय करने में, किसी दूसरी कंट्री को, एटम बम का यूज करके। तो वो तो हमारे ऊपर है। फिजिक्स तो सिर्फ अपनी क्या दे रही है, हमें अच्छी चीजें दे रही है कि हम डेवलप हों, लेकिन हम किस डायरेक्शन में डेवलप होते हैं वो हम पे डिपेंड करता है। तो देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमारी सोसाइटी के कारण फिजिक्स जो है वो वर्क करती है, और उसी से टेक्नोलॉजीज नई नई जो आती रहती हैं वो इस तरीके से। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कुछ फंडामेंटल फोर्स। फंडामेंटल फोर्स क्या होते हैं, फंडामेंटल फोर्स वो है जिनके बेसिस पे हम डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस बनाएंगे। वैसे फंडामेंटल फोर्स 4 होते हैं, लेकिन आने वाली 11th और 12th के अंदर आप कम से कम 200 टाइप के फोर्सेस पढ़ लेंगे, तो उन पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वो डिफरेंट जो है वो छोटी छोटी टर्म्स के लिए होते हैं, बट मेनली जो फिजिक्स के फंडामेंटल फोर्स है वो सिर्फ 4 होते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अब हम फंडामेंटल फोर्सेस। तो देखिए कौन कौन से हमारे फंडामेंटल फोर्सेस। सो जो हमारा फर्स्ट फोर्स है वो है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसके बारे में आप 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सेकंड है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, थर्ड है हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, एंड लास्ट इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। देखिए अब वन बाय वन हम इनकी स्टडी स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, पहली बात तो ये लगता है बिटवीन मासेस,
दो मास रखे हो उनके बीच में ये फोर्स लगता है। तो हमारा फर्स्ट जो इनका पॉइंट है कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन मासेस लगता है। सेकंड पॉइंट लेते हैं हम, तो ये जो फोर्स है हमारा, ये लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। लॉन्ग रेंज मतलब अगर हमारे वो जो दो मास हैं वो काफी दूरी के पे रखे हो, काफी उनके बीच गैप हो, तो भी ये फोर्स हमारा काम करेगा। हालांकि वैल्यू कम हो जाएगी इस फोर्स की, लेकिन फिर भी ये फोर्स लगेगी। थर्ड पॉइंट है डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। इसको मीडियम से कोई लेना देना नहीं है, चाहे एयर हो, चाहे वैक्यूम हो, चाहे कोई मेटल हो, चाहे कुछ भी हो, ये लगता रहेगा, मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। और फोर्थ है हमारा, ये वीक फोर्स है, वीकेस्ट फोर्स कह सकते हो आप, सबसे वीकेस्ट मिलेगा आपको इन सब में, तो ये हमारा वीकेस्ट फोर्स होता है। अब आते हैं हम हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे। ये लगता है हमारा बिटवीन चार्जेस। अब देखिए ये वाला जो फोर्स था ये सिर्फ हमारा होता है अट्रैक्शन फोर्स, ये कभी रिपल्जन नहीं हो सकता। आप ये 5th पॉइंट भी लिख सकते हो इसमें कि ये जो फोर्स होता है हमारा, ये मासेस के बीच लगता है, तो वो मास सिर्फ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, कभी रिपेल नहीं करेंगे। बट जब हम इसकी बात करते हैं जो कि बिटवीन चार्जेस लगता है, ये रिपेल भी करेगा, यानी रिपल्जन भी होगा और अट्रैक्शन भी होगा। दोनों टाइप का ये फोर्स हो सकता है। लगता है बिटवीन चार्जेस, अगर दोनों सिमिलर चार्ज है हमारे, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर डिफरेंट चार्जेस हैं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। फिर सेकंड पॉइंट था इसकी लॉन्ग रेंज है। डेफिनेटली ये भी हमारा लॉन्ग रेंज का होता है, काफी दूर भी अगर हम रख देते हैं हमारे उन चार्जेस को तो भी ये फोर्स लगता रहेगा। थर्ड है हमारा इट डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम, सेम यही है, चार्ज हम किसी भी मीडियम में ले जाएं ये भी डिपेंड नहीं करता, तो ये भी इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑन मीडियम, इंडिपेंडेंट अपॉन मीडियम। फोर्थ कहता है ये वीकेस्ट फोर्स है। ये वीकेस्ट नहीं कह सकते आप, है ये स्ट्रॉन्गेस्ट, बट जो हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है उससे वीक है, इससे स्ट्रॉन्ग है, इससे वीक है। तो आप स्ट्रॉन्गेस्ट तो कह सकते हो, स्ट्रॉन्ग फोर्स बट लेस देन आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स से स्ट्रॉन्ग होता है, वीक होता है और वैसे ये स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट हमारा आता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो देखिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स किनके कहाँ लगता है हमारा, इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो हमारे एटम के अंदर होता है सेंटर में, जिसमें आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलते हैं, उसे आप न्यूक्लियस कहते हैं। तो न्यूक्लियस में लगता है तो डेफिनेटली किनके बीच लगेगा, न्यूट्रॉन के बीच में और प्रोटॉन के बीच में। अब आप सोच रहे हो कि सिर्फ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लगेगा, तो ऐसा नहीं है, ये प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी लगेगा, ये न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच भी लगेगा। अब आप कहेंगे ये दोनों सेम हैं, ये तो एक दूसरे को रिपेल करने चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें हम इनके चार्ज को इंक्लूड नहीं करते, हम सिर्फ इनकी वैल्यूज लेते हैं, इनमें नंबर ऑफ इनका जो मास है, एटॉमिक मास है, हम उसे लेते हैं, ना कि इनका चार्ज। चार्ज से यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। अब दो चीजें रिपेल कब करती है, जब उनका जो पोलैरिटी है वो डिफरेंट हो, चार्ज डिफरेंट हो, एक पे पॉजिटिव नेगेटिव हो। यहाँ पे हम चार्ज ले ही नहीं रहे ऐसा कुछ। और ये फोर्स कभी भी इलेक्ट्रॉन को इन्वॉल्व नहीं करेगा, नेवर इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन। ये फोर्स कभी भी इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं है, क्योंकि इसने बोला है सिर्फ न्यूक्लियस में लगता है, और न्यूक्लियस में कौन है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, तो ये इन पे लगेगा। न्यूक्लियस के अंदर जो ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, इन्हें कंबाइनली न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। ठीक है, इन्हें न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है क्योंकि न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। अब देखो इसके दो पॉइंट और हैं, क्या है, ये शॉर्ट रेंज का होता है। शॉर्ट रेंज से मतलब है कि कम डिस्टेंस पे अगर रखे हैं आपने प्रोटॉन और आपका न्यूट्रॉन, तो ये फोर्स लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। जैसे इसी कारण इलेक्ट्रॉन इसमें इन्वॉल्व नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपके न्यूक्लियस के बाहर है, डिस्टेंस ज्यादा हो जाती है, रेंज बढ़ जाती है, इसलिए फोर्स नहीं लगता। और शॉर्ट रेंज कितनी होती है, लगभग 10⁻⁻15 मीटर, सिर्फ इतनी रेंज तक ये अट्रैक्शन फोर्स रख पाएगा, उसके बाद नहीं रख पाएगा। और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है।
तो अब देखिए लास्ट है हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स। जैसा कि नाम बता रहा है वीक होगा, तो ये भी एक वीक फोर्स होता है। पहले हम बात करते हैं किन के बीच लगता है। तो देखिए ये लगता है हमारी रेडियो एक्टिव एमिशन में। अब ये बहुत हाई लेवल की चीज़ें आ गई हैं, ना तो आप 11th में पढ़ोगे ना आप इसके बारे में 12th में पढ़ोगे। थोड़ा सा बता देती हूँ मैं आपको। रेडियो एक्टिव एमिशन का मतलब होता है कि हमारे कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, थोड़ा सा आपने 10 में पढ़ा होगा, थोरियम है, यूरेनियम है। तो उनमें से क्या होता है, कुछ हमारी वेव्स या किसी टाइप की एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जैसे बीटा गामा रेज वगैरह होती हैं, वो एमिट होती है। एमिशन मतलब रिलीज होना, निकलना। तो जब वो निकलती हैं तो एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एक तरीके का फोर्स लगता है, दैट इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये भी आपका बहुत शॉर्ट रेंज का होता है। और कितनी रेंज का होता है, सेम वही 10⁻⁻15 सेंटीमीटर मीटर, इसी रेंज का होता है ये भी। और सबसे वीकेस्ट फोर्स है। ये आपके ना तो 11th में है ना आपकी 12th में है। ये थोड़ा सा आप 12th में पढ़ लेंगे, और ये दोनों में से ये 11th में और ये 12th में है। तो ये आपके फोर्स हो गए। अब इनका एक कंपैरिजन और कर लेते हैं, खासकर जो हम ये कह रहे हैं ना कौन स्ट्रांग है और कौन वीक है, तो उसके बेसिस पे थोड़ा सा इसका कंपैरिजन देखते हैं। देखिए बाकी तो कंपैरिजन आपके 5 पॉइंट आराम से ये हो जाते हैं। अगर इसका फॉर्मूला और देखना चाहें तो ये होता है F = G m1m2/r²। दो जो मास हैं जिनके बीच लग रहा है और उनके बीच की डिस्टेंस। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दो जो चार्ज हैं आपके वो चार्ज और अपॉन में उनकी डिस्टेंस सेपरेशन का स्क्वायर, और ये दो आपके प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होते हैं। इनका फिलहाल कोई ऐसा कोई फॉर्मूला हमारा है नहीं, फॉर्मूले की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एलिमेंट्स के बीच में है। तो अब इनका कंपैरिजन और हम कर लेते हैं। तो देखिए अब देखिए हम इनका कंपैरिजन करते हैं। तो कंपैरिजन कैसे करेंगे, अगर हम एज्यूम करें कि ये फोर्स 1 है जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो ये जो फोर्स है ये 10⁻⁻2 होगा, ये फोर्स 10⁻⁻13 होगा, और ये 10⁻⁻38 होगा। इट मीन्स अगर ये 1 है तो ये फोर्स उसका 1/100 टाइम्स होगा। 10⁻2 है तो 1/100 टाइम्स होगा। ये वाला फोर्स 1/10⁻13 टाइम्स होगा, और स्मॉल हो गया है। और ये सबसे स्मॉल 1/10⁻38 के बराबर। तो क्या क्लियर होता है कि हमारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो नेचर का है वो हमारा न्यूक्लियर फोर्स है। उससे वीक है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दो चार्जेस के बीच लगने वाला। उससे वीक है हमारा जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है वो, और सबसे वीक होता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आज का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था फिजिकल वर्ल्ड वो कंप्लीट हो गया है। और किसी भी तरीके की आपको कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और स्टडी करते रहिए, मस्त रहिए।